तो ये केस है रेप का, पर इसका डिसीजन मैं आप पर छोड़ूंगा ये डिसाइड करने के लिए कि न्याय हुआ या फिर अन्याय। पर इससे पहले हम सेक्शन 375 के बारे में बात कर लेते हैं। इनफैक्ट हर एक इंडियन को इस सेक्शन के बारे में जानना चाहिए, स्पेशली बॉयज तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें क्योंकि सेक्शन 375 बात करती है रेप के बारे में। रेप का डेफिनेशन कहता है कि जब भी किसी की मंजूरी के बिना या फिर किसी की सहमति के बिना उसके साथ फिजिकल या सेक्सुअल रिलेशन बनाया जाए तब वो रेप कहलाता है। इसमें वो सारे कंडीशन आ जाते हैं जो कि एक तरह से किसी को मौका ही नहीं देती इस रेप के आरोप से बचने के लिए। जैसे कि अगर एक लड़की दिमाग से ठीक ना हो, लाइक मेंटली अनस्टेबल, और उसके साथ ऐसा किया जाए तो वो एक रेप कहलाएगा। जब एक लड़की नशे में हो और उसके साथ तब ऐसा किया जाए तब भी वो रेप कहलाएगा। जब एक लड़की को लगे कि जिसके साथ वो सेक्स कर रहे थे वो उसका पार्टनर नहीं बल्कि कोई और था और उससे झूठ बोलकर ये सब कुछ करवाया गया, उसे धोखे में रखकर, तब भी वो रेप कहलाएगा। या फिर जब एक लड़की जिसकी उम्र 16 साल से कम हो और उसने मंजूरी दे भी दी हो सेक्स करने की, तब भी वो रेप कहलाएगा। रेप के इस शब्द में सिर्फ यहाँ पर एक एक्सेप्शन है और वो है जब हस्बैंड अपने वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए तो उसे आप रेप की कैटेगरी में नहीं डाल सकते फॉर अ मैनी डिफरेंट रीजन, जिसको मैंने क्रिमिनल जस्टिस के सीजन 2 के आखिर में एक्सप्लेन किया है कि आखिर कैसे। और रही बात सजा की, तो जब ये रेप वाली बात कंफर्म हो जाती है तो यहाँ पर पनिशमेंट के तौर पर 7 साल, 10 साल या फिर उम्र कैद की सजा हो सकती है। और अगर रेप के साथ और भी बहुत सारे अपराध किए गए हैं, लाइक बॉडी पार्ट्स को डैमेज करना, जैसे कि निर्भया केस में हुआ था, तो इस तरह के केस में कैपिटल पनिशमेंट का भी प्रावधान है। सबसे डराने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर एक लड़की सिर्फ एक झूठा आरोप भी लगा दे तो रेप के इस केस में लड़के की एक भी नहीं सुनी जाती। और इस कहानी में आपको यही डिसाइड करना है कि रेप हुआ या नहीं। कहानी की शुरुआत होती है एक चेंबर से, अ चेंबर ऑफ तरुण सलूजा, जो कि एज अ सीनियर लॉयर बाकी सभी प्रैक्टिशनर्स को अपनी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताते हैं, जैसे कि लॉ इज नॉट इक्वल टू जस्टिस। जस्टिस सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट है, एक इमोशनल पॉइंट जहां तक जाने का रास्ता है लॉ। साथ ही वो अपनी इस बात को समझाने के लिए निर्भया केस का एग्जाम्पल देते हैं कि उन 5 आरोपियों में से एक माइनर भी था, सिर्फ 3 या 4 महीने बचे थे उसे 18 साल का होने में, और वही एक ऐसा पर्सन था जिसने सबसे ज्यादा विक्टिम को नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जब ट्रायल चल रही थी तो वो इस बीच 18 साल का भी हो गया। पूरा देश ये चाहता था कि उसे भी अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए और उसे भी फांसी की सजा हो, बट कानून यहाँ पर किसी की भी भावनाओं में नहीं आती और उसे सिर्फ एक माइनर की तरह ट्रीट किया गया। केस जुवेनाइल कोर्ट में चला गया और वहाँ से वो 3 साल की सजा काटने के बाद छूट गया। और इन सब से आप सिर्फ एक बात समझ सकते हैं कि ये जरूरी नहीं कि लॉ के जरिए जस्टिस तक पहुंचे जा सके, कानून क्रिमिनल को बचाता भी है। और यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है 8 जुलाई 2018 को, जहाँ पर हमें इस कहानी के मेन लीड को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। नाम अंजलि दांगले, जो कि बाय प्रोफेशन काम करती है एज ए कॉस्ट्यूम डिजाइनर, और घर से निकलकर ये जाती है रोहन खुराना के घर उसे कुछ कॉस्ट्यूम दिखाने, जो कि बाय प्रोफेशन एज ए डायरेक्टर होता है किसी मूवी का। अंजलि के आते ही रोहन अपने घर के काम वाले बाई को बाहर जाने के लिए कहता है सामान लाने के लिए, और उसके बाद वो अंजलि के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। और कुछ देर बाद जब अंजलि फिर से अपने घर वापस आती है तो उसे चलने में भी प्रॉब्लम होती है और उसने अपना सर भी ढक रखा होता है, जिसे सबसे पहले उसकी एक नेबर देखती है और उसके बाद उसका भाई। अब सुबह के 11 बजे से लेकर शाम तक क्या हुआ ये बात यहाँ पर क्लियर नहीं, बट पुलिस रोहन खुराना को अरेस्ट करती है शाम के 7 बजे। और सेम ही टाइम अंजलि को मेडिकल के लिए लेकर जाया जाता है, जहाँ पर उसका मेडिकल टेस्ट करने की बात एक मेल डॉक्टर करता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी फीमेल डॉक्टर नहीं होती। ये पर्सन हर एक तरह के मूवीज और सीरीज में सिर्फ नेगेटिव रोल प्ले करता है, जैसे कि क्रिमिनल जस्टिस के सीजन 1 में तो ये रेपिस्ट बना हुआ था, इसलिए ऑडियंस के मन में भी इसकी अगेंस्ट नेगेटिविटी भर जाती है कि एक मेल डॉक्टर एक लड़की से पूछ रहा है कि उसके साथ कितनी बार सेक्स हुआ, कहाँ पर हुआ, किस पोजीशन में हुआ, एक्सेट्रा। हर एक चीज यहाँ पर पूरी डिटेल में बताने के लिए फोर्स किया जाता है, सिर्फ प्रोसीजर है कह के। और साथ ही रोहन के साथ भी सेम ऐसा ही होता है, उसके भी ब्लड और डीएनए सैंपल्स लिए जाते हैं। अब बात करें फैक्ट्स की, तो इंडिया में रेप एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है। बस एक आवाज उठी नहीं कि सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन और मीडिया इस बात को एक नेशनल इशू बना देती है, जो कि एक तरह से सही भी है और गलत भी।
सही इसलिए क्योंकि सभी तरह की एक्टिविटी को जल्द से जल्द पूरा करने का दबाव बनाया जाता है, लाइक क्रिमिनल को पकड़ना, उसके अगेंस्ट सबूत ढूंढना, इस केस को जल्दी से जल्दी खत्म करना एक्सेट्रा। पर गलत यहाँ पर ये हो जाता है कि हम अक्यूज को पहले से ही क्रिमिनल मान लेते हैं, ये सोचते ही नहीं कि वो एक निर्दोष भी हो सकता है। रही बात कानून की, तो कानून यहाँ पर किसी भी पर्सन को क्रिमिनल तब तक नहीं मानता जब तक कि उस पर लगे आरोप पूरी तरह से साबित न हो जाए। पर हम जनता अपने ही गुस्से की आग में कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, फिर चाहे वो धरना देना हो या फिर गाड़ियों को आग लगाना या फिर पुलिस के साथ मारपीट करना है क्यों ना हो। रही बात इस केस की, तो यहाँ पर कोई ट्रायल नहीं होती, जरूरत ही नहीं पड़ती ट्रायल करने की, क्योंकि अंजलि के बयान को सपोर्ट करने के लिए वो सारे सबूत होते हैं, जैसे कि उस पर जोर जबरदस्ती करने के निशान इन द फॉर्म ऑफ मारपीट जो कि उसके चेहरे और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में होती है। उसके साथ रेप होने का सबूत, क्योंकि उसके वजाइनल कैविटी में स्पर्म के ट्रेसेस मिलते हैं और उस स्पर्म का डीएनए रोहन से मैच करना तो एक अल्टीमेट एविडेंस होता है, जिसके बेस पर उसे 10 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है। पर ये अंत नहीं होता, हर एक पर्सन को अधिकार होता है कि वो हाई कोर्ट में अपील कर सके, और अगर उसे वहाँ पर भी न्याय नहीं मिलता तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है न्याय के लिए। और इस रोहन की वाइफ सेम इसी बात के लिए मिलती है तरुण सलूजा से, जो कि न सिर्फ एक बड़ा लॉयर होता है बल्कि इसकी फीस भी बहुत ही ज्यादा होती है। अब डायरेक्टर की वाइफ है तो पैसों की तो कोई कमी नहीं होगी, बट फिर भी तरुण इस केस को सिर्फ तभी लेने की बात करता है जब उसे सब कुछ पता चल जाए इस केस के बारे में। और सेम ही बात के लिए वो रोहन से मिलने के लिए जाता है, जो कि उसे सिर्फ एक बात कहता है कि वो बेकसूर है, पर इसका ये बयान उसे यहाँ से बाहर नहीं निकालने वाला होता, और इसलिए तरुण उसे सच बताने के लिए कहता है कि वहाँ पर सच में क्या हुआ, क्या ये सब उन दोनों की मंजूरी के साथ हुआ या फिर उसने सच में उसके साथ रेप किया। वैसे अभी के लिए हमें इन दोनों की बातें जानने को नहीं मिलती, पर एंड में हमें सच जरूर पता चलेगा कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। और रोहन की सारी बातें जानने के बाद तरुण फाइनली इस केस को ले लेता है और हाई कोर्ट में पिटीशन डालता है इस केस के लिए। तो वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर होती है मिस नेहा गांधी, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉयर, और उसके अगेंस्ट जंग लड़ना इतना आसान भी नहीं होगा, स्पेशली जब सारे सबूत उसी के क्लाइंट्स के अगेंस्ट हो। पर यकीन मानो कोई भी केस परफेक्ट नहीं होता, हमेशा कोई ना कोई बात ऐसी रह जाती है कि उसके बेस पर उंगली उठाई जा सके। यहाँ पर मैं ओपनिंग स्टेटमेंट पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर रखते हैं कोर्ट के सामने कि कितने रेप्स हर घंटे होते हैं इंडिया में, और इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है रेप लिस्ट में एक्सेट्रा, क्योंकि ये सारी बातें ऑडियंस को एक तरह से इस केस से दूर ले जाती है। इसलिए सीधा इस केस पर आते हैं, जहाँ पर तरुण सलूजा इस केस को झूठा प्रूव करने की बात करता है कि वो साबित करेगा कि उसके क्लाइंट ने रेप नहीं किया। और क्रॉस एग्जामिन करने के लिए वो सबसे पहले अंजलि को बुलाता है ताकि उसे फिर से पूछा जा सके कि उस दिन क्या हुआ था, जिसके लिए ये बताती है कि वो ऑटो से रोहन के घर गई उसे कुछ कॉस्ट्यूम दिखाने, जहाँ पर रोहन ने पहले अपने काम वाले बाइक को बाहर जाने के लिए कहा, और उसके जाने के बाद रोहन ने उसके साथ जबरदस्ती की, और जब उसने रेजिस्ट किया तो उसने उस पर हाथ पे उठाया और फिर उसे बेल्ट से पकड़कर ले गया उसके रूम में, जहाँ पर उसने वो सब कुछ उसके साथ किया। और यही सारी बात को सपोर्ट करने के लिए डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी पेश की जाती है, और मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट भी, जो कि ये बात साफ साफ कहती है कि उसके ऊपर फिजिकल फोर्स यूज किया गया और साथ ही उसके साथ सेक्सुअल संबंध भी बनाए गए। साथ ही एक और विटनेस को ही पेश किया जाता है, जो कि सेम ऐसी ही बात को कोर्ट में बताती है कि एक दिन उसने अंजलि को रोहन के वैन से बाहर निकलते हुए देखा था, उसके बाल बिखरे हुए थे और साथ ही कपड़े भी, और वो वैन से बाहर निकलने के बाद सीधा टॉयलेट की तरफ गई थी। और इन सारी बातों को आधार बनाकर मिस गांधी रोहन के लिए 20 साल की पनिशमेंट की मांग करती है, क्योंकि रोहन उसके क्लाइंट के साथ पहले भी ये सब कुछ कर चुका होता है, सिर्फ अपने पावर और पोजीशन का इस्तेमाल करके। तो वही तरुण क्रॉस एग्जामिन करने के लिए इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर मिलिंद कासली को बुलाता है और उससे पूछता है कि जब ये केस उसके थाने में आया तो उसने सबसे पहले क्या किया, जिसके जवाब में ये कहता है कि उसने रोहन को अरेस्ट किया और फिर उसे मेडिकल टेस्ट के लिए ले गया एज ए प्रोसीजर। और ये दूसरे क्वेश्चन में जाकर फंस जाता है, क्योंकि अंजलि दांगले दोपहर के 1 बजे थाने में गई थी रिपोर्ट लिखवाने, पर रोहन खुराना को उन्होंने शाम के 7 बजे अरेस्ट किया। ये 6 घंटे की देरी कहाँ हुई और किस बात के लिए, जिसका जवाब ये ठीक से दे नहीं पाता, क्योंकि सच बताने की हिम्मत इसमें होती ही नहीं। और वो सच होता है कि इस टाइम में उसने रोहन को 3 बार कॉल किया था उसे ब्लैकमेल करने के लिए
कि वो इस केस को रफा दफा कर सकता है, जिसमें से पहले कॉल में उसने 10 लाख की मांग की और दूसरे कॉल में 20 और फिर तीसरी कॉल में उसने 50 लाख की डिमांड की। और तब भी जब रोहन उसे कुछ भी देने से मना कर देता है तो फाइनली ये उसे अरेस्ट करता है शाम के 7 बजे, जो कि एक तरह से इस बात को सामने लाती है कि एक तरफा इन्वेस्टिगेशन की गई ताकि उसके क्लाइंट को फंसाया जा सके। साथ ही इस ऑफिसर ने रोहन के फोन को भी कस्टडी में ले रखी होती है, जो कि वो लीगली नहीं कर सकता। और ऐसा करने का रीजन तरुण बताता है कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना चाहता था, क्योंकि रोहन के फोन में जो कॉल आई थी वो ठीक स्टेशन के बाहर की एक शॉप से की गई थी। साथ ही इन पर आरोप भी लगाए जाते हैं कि उन्होंने क्राइम सीन की ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की और सिर्फ बेडशीट में मिले सीमेन के ट्रेसेस के बेस पर ये केस को बनाया गया। अगर सीमेन के ट्रेसेस नहीं होते तो ये केस भी नहीं होता। और ऐसा कहने का एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि बेडशीट भी उन्हीं के पास थी और सारे फोरेंसिक एविडेंस भी उन्हीं के पास थे। तो उसी वक्त वो सारे एविडेंसेस फोरेंसिक को क्यों नहीं दिए गए? जब 8 जुलाई को ये सारे एविडेंसेस पुलिस को मिल चुकी थी तो उसी वक्त वो सारे एविडेंसेस फोरेंसिक्स में क्यों नहीं दिए गए? किस बात के लिए 5 दिन का इंतजार किया गया उन सारे एविडेंसेस को फोरेंसिक में देने के लिए? और इन सारी बातों से तरुण का सिर्फ एक चीज की तरफ इशारा होता है कि ऑफिसर कौसले ने सारे फेक सबूत क्रिएट किए ताकि वो रोहन से बदला ले सके कि उसने उसकी बात मानकर उसे पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से पहले जजेस इस करप्ट ऑफिसर पर भड़कते हैं और फिर बाद में मिस गांधी, क्योंकि ये बात एक तरह से उसके पक्ष को कमजोर बनाती है। पर कोर्ट इस टेक्निकल ग्राउंड को खारिज कर देती है, क्योंकि ऑफिसर कोसले के पास इतनी साइंटिफिक नॉलेज नहीं होती कि वो एक एक्चुअल फेक एविडेंस क्रिएट कर सके। साथ ही मारपीट के निशान और वजाइनल कैविटी में स्पर्म के ट्रेसेस भी मिले होते हैं, जिसे डिनाई बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इसलिए कोर्ट ना तो रोहन के सारे आरोपों को हटाती है और ना ही उसे बेल देती है। इसलिए तरुण अगली हियरिंग में सीसीटीवी फुटेज को पेश करता है कि उस बिल्डिंग की काम वाली बाई 11:18 पर लिफ्ट से नीचे आती है और सामान लेकर वो फिर से वापस जाती है 11:40 पर। इन टोटल 22 मिनट का टाइम। और तरुण यहाँ पर बात रखता है कि 22 मिनट में रेप हो ही नहीं सकता। वैसे रेप तो 5 मिनट में भी हो सकती है, बट यहाँ पर सिचुएशन अलग होती है। अंजलि के बयान के अनुसार रोहन उसे बेल्ट से खींचकर अपने बेड पर ले गया और वहाँ पर जाकर उसने उसका रेप किया, जिसमें जब अंजलि ने शोर मचाया और अपने आप को बचाने की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट भी हुई। और इस बात को साबित करने के लिए बेडशीट पर सीमेंट के ट्रेसेस और अंजलि के बाल भी होते हैं। साथ ही बेड के नीचे कुछ फूल भी होते हैं जो कि अंजलि के होते हैं। बट सेम यही बात जब क्रॉस एग्जामिन की जाती है कि जब अंजलि चिल्लाए तो उसकी आवाज क्या किसी ने सुनी या किसी नेबर ने इस बात को सुनकर पुलिस को कॉल किया, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। किसी भी नेबर ने किसी भी तरह की शोर नहीं सुनी होती और ना ही उन्होंने पुलिस को कॉल किया होता है या फिर पुलिस को कॉल आई होती है। साथ ही अंजलि ने अपने बयान में ये बात भी कही होती है कि उसने जीन्स पहनी हुई थी और रोहन ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करके पहले उसकी जीन्स उतारी और फिर उसके साथ वो सब कुछ किया। और सेम यही बात को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए सेम ही तरह की जीन्स सेम ही तरह के फिगर वाली एक लड़की को पहनाया जाता है। तो ना सिर्फ उस जीन्स को पहनने में प्रॉब्लम होती है बल्कि उस जीन्स को उतारने में भी काफी टाइम लगता है। और सेम इसी बात को आधार बनाकर डिफेंस यहाँ पर ये बात कहती है कि एक लड़की जब अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर मार रही हो तो कैसे कोई उसका इतना टाइट जीन्स उतारकर उसके साथ रेप कर सकता है? ऐसा तो सिर्फ तभी हो सकता है जब लड़की खुद अपनी सहमति के साथ ये सब कुछ होने दे। साथ ही यहाँ पर रोहन के मेडिकल रिकॉर्ड्स भी दिखाए जाते हैं, जहाँ पर उसके पीठ पर काफी निशान होते हैं नाखून से खरोचने की। और ऐसे निशान सिर्फ तब बनते हैं जब एक वुमन अपने पार्टनर को अपनी ओर खींचने की कोशिश करे इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। और अगर अंजलि रोहन को खुद से दूर ढकेल रही थी तो नाखूनों के निशान उसके चेस्ट पर होने चाहिए थे, ना कि उसके बैक पर। साथ ही तरुण सलूजा की टीम को एक और विटनेस से मिलता है और वो विटनेस होती है अंजलि की नेबर, जो कि कुछ ऐसी बातें बताती है जो कि सच में सोचने वाली होती है। और सेम उन्हीं बातों की पुष्टि के लिए अंजलि के भाई को बुलाया जाता है कटघरे में कि जब अंजलि के साथ ये सब हुआ और वो घर आए तो क्या उसने उसे मारा था, क्योंकि ऐसा होते हुए 6 आई विटनेस ने देखा होता है। और अगर उसने इस बात को डिनाई किया तो वो उन्हें भी बुला सकता है कोर्ट में, जिसका ये फाइनली आंसर हाँ में करता है कि उसने ऐसा किया था क्योंकि वो गुस्से में था कि उसकी बहन ने ऐसा होने दिया। और सेम ही बात को डिफेंस कोर्ट में पेश करती है कि अंजलि के शरीर पर जो मारपीट के निशान हैं वो उसके भाई के मारने पीटने की वजह से आए, ना कि उसके क्लाइंट रोहन की वजह से, जिसके बारे में ना तो अंजलि ने पुलिस को बताया और ना ही कोर्ट को। और सेम ही बात के लिए डिफेंस अपनी क्लाइंट से फिजिकल असॉल्ट के चार्जेस हटाने की मांग करता है कि जब उसके क्लाइंट ने उसे मारा ही नहीं तो उसके ऊपर ये आरोप क्यों लगे।
बट यहाँ पर अभी भी जांग में चोट लगने वाली बात होती है, जिसकी वजह से काफी बहस होती है, जिसके एंड में दोनों ही वकीलों को जजेस चेंबर में बुलाते हैं ताकि कोर्ट की गरिमा खराब न हो। जहाँ पर अंजलि की वकील जजेस को बताती है कि उसने ही उसे मना किया था कि वो ये सब कोर्ट में ना बताए। अंजलि कैसे ये बात डिफरेंशिएट करके बता पाएगी कि कौन से निशान रोहन के मारने की वजह से लगे और कौन से निशान उसके भाई के मारने की वजह से। और जजेस दोनों ही पक्षों की बात को सुनकर इस बात को सिर्फ इस बार इग्नोर करने की बात करते हैं, बट अगर आगे से किसी बात को छुपाया गया और ये बात सच में पाई गई तो कोर्ट सख्त एक्शन लेगी। जिसके बाद हियरिंग फिर से शुरू हो जाती है और डिफेंस वैन वाली बात को आगे रखती है कि वैन में उस दिन क्या हुआ था, क्या रोहन खुराना ने उसे उस दिन भी सेक्सुअली मोलेस्ट किया था, जिसके आंसर में ये हाँ कहती है। बट यहाँ पर अंजलि ने इस बात को किसी को भी नहीं बताई होती और ना ही उसने इसके अगेंस्ट कंप्लेन की होती है। आखिर क्यों उसने ऐसा नहीं किया। और इतना ही नहीं, वो 2 दिन बाद रोहन के घर फिर से जाती है और वहाँ पर रुकती भी है उसके मीट के जाने के बाद। क्या उसे डर नहीं लगा कि रोहन उसके साथ फिर से वही सब कुछ कर सकता था। और इस बात पर आगे आती है मिस गांधी कि अगर वो ऐसा करती तो उसकी नौकरी जा सकती थी। इवन की अंजलि भी यही कहती है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय इन सब को झेलने का। बट जब डिफेंस यहाँ पर वीडियो एविडेंस पेश करने की बात करती है कि उस वैन में एक कैमरा लगा था और उसमें ये बात क्लियर है कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ, तो अंजलि यहाँ पर डर जाती है और डर की वजह से वो उस फुटेज को प्ले ना करने के लिए कहती है, जबकि ये बात सिर्फ एक ट्रिक होती है सच तक पहुँचने की। ऐसा कोई एविडेंस होता ही नहीं। पर उस वीडियो को प्ले ना करने के लिए कहकर अंजलि यहाँ पर एक तरह से इस बात को कन्फेस कर लेती है कि उस वैन के अंदर जो भी हुआ वो उन दोनों की मंजूरी के साथ हुआ। बट ऐसा करना इस लॉयर को भारी पड़ता है क्योंकि इसकी वजह से उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है और वो भी 6 महीने के लिए। अब यहाँ से कहानी एंड की तरफ बढ़ती है कि अंजलि 8 तारीख से पहले 4 तारीख को भी रोहन के घर गई थी। उसने बालों में उस दिन फूल लगाया था और उस दिन भी उन दोनों ने सेक्स किया था विद कंसेंट, जिसकी वजह से अंजलि के बालों पर लगे फूल बेड के नीचे गिर गए और वही फूल 8 जुलाई को पुलिस को मिले। इस बात पर ही प्रोसिक्यूटर ये सवाल उठाती है कि अगर उनके बीच में उस दिन सेक्स हुआ भी, अफेयर था भी, तब भी ये बात कहीं पर भी नहीं लिखी कि किसी के घर जाने का मतलब है परमिशन फॉर सेक्स। किसी पर्सन के साथ बेड पर होना डज नॉट मीन कंसेंट फॉर सेक्स। इवन कि जब सेक्स हो रहा हो तब भी ये बात कही नहीं जा सकती कि ये सब एक परमिशन है, एक कंसेंट है फ्यूचर सेक्स के लिए। आर्टिकल 375 ये बात साफ साफ कहता है कि विल और कंसेंट दोनों ही बहुत जरूरी है सेक्सुअल एक्ट के लिए। बिना मर्जी और बिना मंजूरी के अगर एक लड़की के साथ ऐसा होता है तो वो रेप है, फिर चाहे वो पहली बार हो या फिर 10वीं बार। जिससे कुछ और एविडेंस पेश किए जाते हैं कि अंजलि ने कहा था कि 8 तारीख को वो लिफ्ट से नीचे आई थी, बट कैमरा में वो लिफ्ट से नहीं बल्कि सीधा सीढ़ियों पर से नीचे आती है। योर ऑनर, एक लड़की जिसके साथ रेप हुआ हो और वो ठीक से चल तक नहीं सकती, क्या वो 10 माले उतरकर सीढ़ियों पर से नीचे आएगी जब उसके पास ऑलरेडी लिफ्ट का रास्ता अवेलेबल हो? अंजलि ने यहाँ पर ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानती थी कि सीढ़ियों पर कोई भी कैमरा नहीं लगे और इसलिए उसने अपने आप को चोट पहुंचाई ताकि वो सबके सामने ऐसा दिखा सके कि उसके साथ फोर्सफुली ये सब कुछ किया गया हो। मेरे क्लाइंट ने अंजलि के साथ भले ही सेक्स किया हो बट वो सिर्फ उसके कंसेंट के साथ था और इस बात को प्रूव करने के लिए वो सीधा रोहन को बुलाता है कटघरे में ताकि वो सबको बता सके कि उस दिन क्या हुआ था, जो कि ना सिर्फ उस दिन की बल्कि उससे भी पहले की बात को बताता है जब उसने अंजलि को पहली बार देखा था। अंजलि उसे लाइक करती थी और इसलिए वो उसकी फोटोज क्लिक किया करती थी। यही बात जब इसे पता चली तो बात और आगे बढ़ी और ये उसे कॉस्ट्यूम आर्टिस्ट की तरह हायर कर लेता है। साथ ही ये उससे उम्मीद भी करता है कि वो भी उसे कुछ देगी इन रिटर्न और उसे अपनी वाइफ के साथ रिलेशन ठीक ना होने वाली बात को बताकर उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। और इस तरह से इनकी जर्नी स्टार्ट होती है और जब भी वो मिलते तो वो काम से कुछ ज्यादा ही करते। इन सब में रोहन को एक दिन रियलाइज होता है कि अंजलि उससे कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव होती जा रही है। उसे उसके बारे में सब कुछ पता है, इवन कि उसकी एनिवर्सरी के बारे में भी, जिससे इसे डर लगने लगता है और सेम ही बात को लेकर इनके बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है, जिससे ये अंजलि को काम से निकालने की बात करता है और उससे अपने अपार्टमेंट की कीज भी छीन लेता है। बट इसके ठीक 2 दिन बाद अंजलि उसे फिर से कॉल करती है कि उसे गलती हो गई एंड ऑल दैट, और वो फिर से उसे मिलने के लिए जाती है 8 जुलाई को, जहाँ पर वो सब कुछ करते हैं दोनों के ही कंसेंट के साथ। रोहन ने ऑफ कोर्स एक हीनियस क्राइम किया होता है जिसे किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता। किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना ये किसी क्राइम से कम नहीं। पर 8 जुलाई को जो हुआ वो एक रेप नहीं था। अंजलि सीढ़ियों का इस्तेमाल इसलिए करती है क्योंकि सीढ़ियों पर कोई भी कैमरास नहीं लगे थे और इसलिए उसने खुद को चोट पहुंचाई ताकि वो रोहन से बदला ले सके, उस पर रेप का आरोप लगाकर उसे जेल भेज सके एज अ एक्ट ऑफ रिवेंज।
तो वहीं मिस गांधी भी अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट देती है कि इंडियन पिनल कोड ये बात क्लियरली कहती है कि जब एक पर्सन अपने ताकत के दम पर किसी का शोषण करे और मेडिकली ये बात प्रूव हो जाए कि सेक्सुअल एक्ट हुआ है और वुमेन कोर्ट में ये बात कहे कि उसकी मर्जी के बगैर ये सब कुछ हुआ, तो कोर्ट में इस बात को साबित करने की जिम्मेदारी अक्यूज की होती है कि उसने ऐसा नहीं किया, जिसे साबित करने के लिए चाहिए होता है प्रूफ, जो कि डिफेंस के पास नहीं होती। उनके पास सिर्फ कहानियां होती हैं और कहानियों के बेस पर कोर्ट में फैसला नहीं सुनाया जाता। अगर डिफेंस की बात को मान लिया जाए कि 8 जुलाई को रेप नहीं हुआ, तो उससे पहले भी उसके क्लाइंट के साथ ऐसा कई बार किया गया, उसे डराकर कि अगर वो उसके साथ नहीं सोती तो उसमें उसी का ही नुकसान है। आर्टिकल 375 ये बात क्लियरली कहता है कि डराकर धमकाकर अगर किसी को सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करने के लिए फोर्स किया जाए तो वो एक रेप है। दोनों ही पक्षों की बातें पॉइंट टू पॉइंट होती है। थ्योरी की तरह डिफेंस ये बात साबित तो कर देती है कि रेप नहीं हुआ, पर सेम उसे ही प्रूव करने के लिए उनके पास कोई भी सबूत नहीं होते। तो वहीं अंजलि के पास सबूत तो होते हैं, पर हर एक सबूत पर क्वेश्चन उठाया जा सकता है, जैसे कि हमने अभी तक देखा। तो वहीं जनता तो पूरी पागल हो चुकी होती है। पता नहीं इनमें कहां से इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो पुलिस की मार से भी पीछे नहीं हटते। एनीवेज, जजेस यहाँ पर वही करती है जो कि वो हमेशा से ही करती है। जजेस ना तो रूल्स बना सकते हैं और ना ही तोड़ मरोड़ कर उसका आकार बदल सकते हैं। जजेस का यहाँ पर सिर्फ एक काम होता है कि कानून की किताब को देखकर फैसला सुनाना, और सेम उसी के बेस पर वो रोहन को 10 साल की सजा सुनाते हैं, जिसके एंड में अंजलि अपने लॉयर को बताती है कि डिफेंस ने जो बात कही वो सब सच थी। उसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो डिजर्व करता था, जिससे मिस गांधी इस केस को तो जीत जाती है, पर वो एक तरह से हारी हुई महसूस करती है, क्योंकि कानून को तो यहाँ पर जीत हुई, पर शायद इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि कानून एक चालाक औरत के बिछाए हुए चक्रव्यूह में फंसकर रह गया। इसलिए मैं इस केस की जजमेंट आप सब पर छोड़ता हूँ, ये डिसाइड करने की कि कौन कितना ज्यादा दोषी था। टिल देन, सब्सक्राइब फॉर मोर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।